क्या कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने आरएसएस पर राजनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है? दरअसल कर्नाटक सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि निजी संगठन सरकारी संपत्ति यानी स्कूल, कॉलेज, पार्क, मंदिर पर 10 से ज्यादा लोगों की सभाएं या कार्यक्रम आयोजित करने से पहले परमिशन लें, अनुमति लें। यह आदेश आरएसएस के शाखाओं और मार्चों को निशाना बनाने के लिए देखा गया। चित्तापुर में आरएसएस के रूट मार्च को कानून व्यवस्था के नाम पर अनुमति नहीं दी गई। एक पंचायत विकास अधिकारी यानी पीडीओ को आरएसएस कार्यक्रम में भाग लेने पर निलंबित किया गया। 4 सरकारी शिक्षकों को आरएसएस पथ संचलन में शामिल कर होने पर नोटिस जारी कर दिया गया। एक आरएसएस कार्यकर्ता डॉक्टर को यशस्विनी हेल्थ ट्रस्ट से हटा दिया गया। सीएम सिद्धरामैया ने अधिकारियों को तमिलनाडु की तरह आरएसएस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के उपायों का अध्ययन करने को कहा है। प्रियांक खड़गे ने कहा कि आरएसएस की शाखाओं में नकारात्मक विचार बच्चों और युवाओं के दिमाग में भरे जाते हैं जो राष्ट्र की एकता के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस को अवैध संगठन भी कहा, ऐसा रजिस्ट्रेशन और फंडिंग पर भी सवाल उठाए। कहा कि अगर आरएसएस इतना अच्छा है तो बीजेपी के बच्चे क्यों नहीं जाते जो उनके नेताओं के बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस ब्रेन वॉशिंग करता है, खासकर गरीब और दलित युवाओं का। सीएम के बेटे यतेंद्र सिद्धरामैया ने कहा, आरएसएस महिलाओं की आजादी और संविधान का सम्मान नहीं करता। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी सरकार के आदेश पर स्टे लगा दिया है और अब 17 नवंबर को अगली सुनवाई है, लेकिन कांग्रेस पीछे हटने के मूड में नहीं दिखाई दे रही है। तो सवाल यह है कि क्या सिद्धरामैया सरकार संघ मुक्त कर्नाटक की तैयारी में है और क्या अब कांग्रेस खुलकर आरएसएस के सामने आर पार की लड़ाई लड़ने जा रही है, खासकर कर्नाटक में? इसी विषय पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का धमाकेदार शो बेबाक मुकेश, जहां हम बेबाकी से सामने लाते हैं वो सच जिसे कोई छुपाने की कोशिश करे। मुकेश सर, लगातार कर्नाटक में ये खबरें चल रही हैं, आप इस पर आपका विचार? अंकुर जी, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कर्नाटक की सरकार, सिद्धारमैया की सरकार आरएसएस से अब पूरी तरह से दो-दो हाथ करने के लिए मन बना चुकी है। और ये एक के बाद एक पूरी सरकार, कहीं कोई मतभेद भी नहीं दिख रहा है, चाहे वो शिवमूर्ति हो, चाहे प्रियांक खड़गे हो या दूसरे मंत्री हो। वो ये बात समझ में आ गई है कर्नाटक के इस सरकार को कि अगर कर्नाटक को स्मूथली रन करना है, वहां पर विभाजन, जो सांप्रदायिक विभाजन किया जा रहा है, उसको रोकना है, तो और राजनीति के लिहाज से भी आरएसएस को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। आरएसएस पिछले करीब 100 साल से 70-80 साल तो है ही वहां पर सक्रिय है और लगातार उसकी गतिविधियों की वजह से वहां हिंसा भी होती रही है, आंदोलन भी होते रहे हैं और खास तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों को टारगेट करके हिंसक हिंसा भी फैलाई जाती रही है। और अगर आप इसको इस तरह से देखें कि दक्षिण भारत में बीजेपी का जो लैब है, हिंदुत्व की लैब है, वो कर्नाटक है। और कर्नाटक में भी खास तौर पर जो उसका दक्षिण कन्नड़ वाला इलाका है, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, मंगलूरी, वो पूरा बेल्ट है। वहां पर आरएसएस ने अपनी एक प्रयोगशाला बना दी है और वहां से तमाम तरह की गतिविधियां पूरे प्रदेश भर में चलाई जाती हैं। कहने को आरएसएस सीधे हिंसक गतिविधियों में कम उलझता दिख रहा है, लेकिन उससे जुड़े जो संगठन है, जैसे बजरंग दल है या हिंदू जागरण वेदिके है, इनकी गतिविधियां बहुत ज्यादा है। लगातार इसका एक पूरा ब्यौरा मैं दे सकता हूं कि कैसे पिछले 2-2.5 दशकों में खासतौर पर बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के बाद एक यहाँ घटना हुई है। 1960 के दशक में हुबली में दंगे हुए थे, उसमें आरएसएस से जुड़े संगठनों ने, समूहों ने मुस्लिम संपत्तियों पर हमले किए थे। 90 के दशक में फिर इसका विध्वंसक उभार हुआ था, मंगलुरु में दंगे हुए थे और ये दंगे चले आ रहे हैं। 2008 में चर्च पर हमले हुए थे। बजरंग दल, हिंदू जागरण वेदिके ने 20 से अधिक चर्चों पर हमले किए थे और लगभग 100 ईसाइयों को घायल कर दिया था। ढेरों गिरफ्तारियां हुई थी। तो ये लगातार चल रहा है और हाल के 2021 के बाद से ये घटनाएं और बढ़ी हैं। ईसाई विरोधी
हमले हुए, 39 घटनाएँ दर्ज की गई हैं। सांप्रदायिक घटनाएँ दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में 44 हेट स्पीच की घटनाएँ हुई हैं। तो कहने का मतलब है कि ये लगातार बढ़ रही हैं और कई बार आरएसएस सीधे तौर पर भी हिंसा में शामिल रहा है, वो इन्वॉल्व हुआ है। तो अब ये कर्नाटक सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है और मैं समझता हूँ ये चुनौती राष्ट्रीय स्तर की चुनौती है जिसके लिए कर्नाटक एक प्रयोगशाला बन रहा है। जैसे आरएसएस ने कर्नाटक में अपने हिंदुत्व की एक शाला बनाई है, वैसे ही कर्नाटक सरकार कर्नाटक में अब धर्मनिरपेक्षता की प्रयोगशाला बना रही है और मुझे लगता है इसमें राहुल गांधी का भी योगदान होगा, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे कि आरएसएस के खिलाफ कहीं तो लड़ाई छेड़नी होगी और ये खुल्लम-खुल्ला लड़ाई छेड़ दी गई है। ठीक है कि हाई कोर्ट में उसको एक सेटबैक मिला, हालाँकि जिस जज ने इस पर स्टे दिया था, उस जज का बैकग्राउंड भी सोशल मीडिया पर आया है, जो उसी तरह से आरएसएस को सपोर्ट करने वाला रहा है। तो अदालतों में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ये पता होगा सिद्धरामैया सरकार को और बहुत सारे तरीके हैं, जिनसे वो आरएसएस को कंट्रोल कर सकती है, जिसमें से एक शिक्षकों को आरएसएस की गतिविधियों से अलग करना, सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों से अलग करना, ये भी है। देखिए, आपने अभी तमिलनाडु का ज़िक्र किया था। तमिलनाडु मॉडल है आरएसएस को कंट्रोल करने का और डीएमके, एआईएडीएमके इन्होंने बरसों से आरएसएस को तमिलनाडु में सिर उठाने नहीं दिया है। बिल्कुल बड़ी कड़ाई के साथ प्रशासनिक उपाय करके उनको उसको कंट्रोल में रखा है। अब द्रविड़ सिद्धारमैया आंदोलन भी को तो एक कारण रहा उनका तमिलनाडु में तो, और कर्नाटक में वो मामला था नहीं। हाँ, जी हाँ, तो लेकिन वहाँ ये समझदारी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है कि आरएसएस जो है वो न केवल हिंदुत्व का बल्कि ब्राह्मणवादी संगठन है। ये ब्राह्मणिज्म को और डीएमके जो है ये बेसिकली द्रविड़ और शूद्रों का आंदोलन है। तो ये पिछड़ों और शूद्रों का आंदोलन, तो उसमें एक टकराव तो पहले से रहा है, उसका एक बैकग्राउंड रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने ढील नहीं आने दी है। वहाँ आरएसएस पनप नहीं पाया है। हुँ, कर्नाटक में पनपा है, कर्नाटक में इसलिए भी पनपा है कि वहाँ पर बीजेपी की कई बार सरकारें भी बन गई। तो हुँ, उसका वो गढ़ बनाने में वो कामयाब रहा है। तो अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती, आसान नहीं होगा। कर्नाटक में आरएसएस बड़ी ताकत है, बीजेपी साथ में है, केंद्र में सरकार है, तो आरएसएस को वो कहते हैं ना कि बैल को सींग से पकड़ना है, तो ये बैल को सींग से पकड़ने जैसी हालत होगी और उसमें बहुत ताकत की और समझदारी की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसको एक जनता के बीच में ये माहौल बनाने की कोशिश होगी कि ये हिंदुओं को रोक रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी, तो ये हुँ, इस नैरेटिव से लड़ने की राजनीतिक समझदारी भी सरकार को दिखानी पड़ेगी, सिर्फ ये नहीं कि पिल पड़े। एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से सरकारी नीतियों को आकार देना पड़ेगा, प्रशासन तंत्र को इस्तेमाल में लाना पड़ेगा और तभी इस तरह की सांप्रदायिक शक्तियों पर लगाम लगाई जा सकेगी। आरएसएस ही नहीं, वहाँ विश्व हिंदू परिषद बहुत सक्रिय है, हिंदू जागरण से वो मंच वो आरएसएस के अनुषांगिक संगठन तो सब एक्टिव होंगे ही वहाँ पर जब आरएसएस है तो बिल्कुल, सक्रिय। बिल्कुल। मुकेश सर, अगर आपने कहा कि ये प्रयोगशाला हो सकती है, आपको लगता है कि जैसे राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया, पूरे देश में विपक्ष ने अब वो मुद्दा उठा लिया है, अगर कर्नाटक में वो इस्तेमाल जो रणनीति इस्तेमाल करी है तमिलनाडु को लेकर, और अभी तरोताजा तो कर्नाटक में है, तमिलनाडु का तो पुराना मामला है। आपको लगता है फिर बाकी राज्य भी सरकारें ये अपना सकती हैं? मुझे लगता है इसमें बहुत संदेह, क्योंकि जो जो सिद्धरमैया पिछड़ों की राजनीति करते रहे, प्रियांक खरगे जो है वो दलित हैं, तो उनमें जो वैचारिक दृढ़ता है और हुँ, आरएसएस से टकराने का जो वो है संकल्प है, वो कहीं ज़्यादा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, लेकिन ममता बनर्जी ने आज तक आरएसएस से सीधे मुठभेड़ करने की बात नहीं कही है, सीधे नहीं लड़ रही है। एक मतलब अगर राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो राहुल गांधी ने वो हिम्मत दिखाई है, वो साहस दिखाया है कि आरएसएस को बार-बार टारगेट करते हैं। आरएसएस के संविधान को, उसकी विचारधारा को
आरएसएस की गतिविधियों को, आरएसएस की स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका को लगातार टारगेट किया गया और उसको एक्सपोज़ किया गया। लेकिन महाराष्ट्र में आप मत समझिए शरद पवार की पार्टी या शिवसेना इनमें उतना दम है, बल्कि ये तो कई बार किसी भी तरफ लुढ़क जाने वाली पार्टियां हैं। तो हम्म। ये कांग्रेस को उठाना पड़ेगा कि जहां भी जिन भी राज्यों में वो है, ये बीड़ा उठाए और लड़े आरएसएस से। और जिन राज्यों में अभी उसकी सत्ता नहीं, वहां भी लड़ना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई है। अगर एक प्रदेश भर में ये लड़ाई छिड़ी तो ये आरएसएस और इससे जुड़े संगठन और बीजेपी और मोदी सरकार सब उसको परेशान करने में, उसको दबाने में जुट जाएंगे और वो प्रयोग हो सकता है नाकाम हो जाए। इसलिए इस प्रयोग को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन, सहयोग की जरूरत है। राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस लीडरशिप के संरक्षण की जरूरत है। और पूरे राज्य, पूरे जहां-जहां भी कांग्रेस मजबूत है, ठीक है पावर में नहीं है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन पार्टी कमजोर नहीं है। वहां भी उसे इस तरह से लड़ना पड़ेगा, तभी एक राष्ट्रीय स्तर की एक लड़ाई आरएसएस और उसकी विचारधारा और उसकी जो विभाजनकारी नीतियां हैं, उसके खिलाफ लड़ी जा सकेगी। बड़ी महत्वपूर्ण लड़ाई है। मैं समझता हूँ बहुत निर्णायक लड़ाई है और बहुत जरूरी लड़ाई है आज के समय में। लेकिन ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी अभी कहना मुश्किल है। शुरू हुई है यकीन के साथ कि सिद्धरामैया सरकार दृढ़ है, ये अच्छी बात है। आगे कितनी दृढ़ता काम करेगी और दृढ़ता से ज्यादा बहुत ही राजनीतिक समझदारी की जरूरत है, परिपक्वता की जरूरत है। आ बैल मुझे मार नहीं करना है, उसमें नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर समझदारी के साथ हैंडल किया गया, तमिलनाडु मॉडल मैं समझता हूँ कि इस मामले में आदर्श हो सकता है। जिस तरह के नियम कायदे वहां बने हैं, जिस तरह की सरकार और प्रशासन वहां से हैंडल कर रही है, ठीक उसी पैटर्न पर अगर कर्नाटक और दूसरी कांग्रेस सरकार शुरू कर दे तो मुश्किल तो खड़ी हो जाएगी आरएसएस के लिए। दूसरी कांग्रेस सरकारें शुरू कर दें राहुल गांधी के नीचे और बाकी जो आपने नाम लिया प्रियंक खड़गे को, बाकी ऐसे नेताओं को छोड़कर कांग्रेस के अंदर भी एक अलग सा सेल चलता है जो राहुल गांधी की बातों का, जो सामाजिक न्याय की बातों को दरकिनार करता है। वो कांग्रेस भी अगर ऐसे एक्टिव हो जाए तो फिर तो बात बदल जाए, लेकिन कांग्रेस से पहले लड़ना पड़ेगा, फिर राहुल गांधी बाकी जगह लड़ पाएंगे। तो बाकी बात यही है कि कांग्रेस, राहुल गांधी की जो बदली हुई राजनीति है वो खेल तो कर सकती है, अभी और बदलें, नेताओं को हटाएं, वो भी एक जरूरत है कांग्रेस को करने की। कुल मिलाकर बहुत तरीके से काम किया जा रहा है कि बिना नाम लिए, आरएसएस का नाम ऐसा नहीं है कि निजी संगठन बोल दिया, लेकिन आरएसएस को ये ऐसा कुछ करना भी बड़ी बात है। रजिस्टर्ड नहीं है, अलग कोई पर्ची नहीं है, तो कौन क्या उसका आदमी है, बहुत बड़ा तरीके का खेल है। लेकिन कर्नाटक में ये शुरू हुआ है। अब देखते हैं हाईकोर्ट की 17 नवंबर की सुनवाई है, उसके बाद ये खेल कहां पहुंचता है। 2 नवंबर को एक उनका मार्च है, वो तो शायद हो जाए क्योंकि कर्नाटक हाईकोर्ट में उससे स्टे ही लगा दिया है। तो जो भी इस केस में होगा वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। कर्नाटक पर भी हमारी इस खबर पर नजर बनी हुई है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.